आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज संडे है, आज 29 जनवरी है, लेकिन मैं आपको 28 तारीख का जो हमारा एडिटोरियल था वो छूट गया था, क्योंकि संडे को कोई एडिटोरियल नहीं आता है। इसीलिए मैं जो कल का एडिटोरियल था वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी, या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए ये सेशंस बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबा दो और लाइक करो, ठीक है। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा सीरीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ यहाँ पे आपको एडिटोरियल आर्टिकल को एक एक लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। तो यार बहुत एफर्ट लगता है। एक बार आप मेरे से समझो, उसके बाद खुद जाके पढ़ना, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हेडिंग है द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है। तो मतलब हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, उनमें जो क्राइसिस आ रहे हैं, मतलब उनमें जो कमियां आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की हुई है। ये जो मॉरल बोर्ड है, चाहे जो इंटेलेक्चुअल बोर्ड है, ये आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। वैसे मैं आपको मॉरल क्राइसिस के बारे में बता दूँ। मतलब मॉरल क्राइसिस का मतलब हो गया कि ऐसा क्राइसिस, मतलब जो हमारे मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे सब अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी को किसी और से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉरल क्राइसिस। और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस कौन से होते हैं, मतलब जो हमारी सोच की वजह से क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे थॉट्स प्रोसेस में, या फिर जो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ला रहे हैं उनमें जो कमी आ रही है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब आपकी बुद्धि के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। News from Davos and Delhi in the third week of January has framed the moral and intellectual crisis affecting Indian economic policies. तो अभी जो डेवस, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जो अभी न्यूज़ आ रही है, और जो दिल्ली की एक रिपोर्ट आई, वो आई थर्ड वीक ऑफ जनवरी में। उसने कुछ मॉरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बात की, ठीक है। In the first instance, speaking at a session at the World Economic Forum in Davos on India's road to a 10 trillion economy, the chairman of the Tata Sons said, "For me, the three things most important are growth, growth and growth." ठीक है। तो पहला जो इंस्टेंस था उसमें क्या हुआ, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म है जो डेवस में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। उसमें जो हम इंडिया का रोड है ना, मतलब 10 ट्रिलियन इकनॉमी बनने का, ठीक है। तो उसमें जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मतलब हमारे लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ, ठीक है। इन द सेकंड इंस्टेंस ए रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली सेड दैट 150 होमलेस पीपल हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द beneath ऑफ ए फ्लाईओवर बाय पुलिस हु हैड बीन डायरेक्टेड टू क्लियर द सिटी ऑफ beggars ahead ऑफ द वेरियस G20 इवेंट्स टू बी हेल्ड इन द सिटी। और दूसरा जो इंस्टेंस है वो क्या हुआ, मतलब जो दिल्ली में जो होमलेस पीपल है ना, जो फ्लाईओवर रोड होता है उनके ऊपर सोते हैं, उनको रिमूव कर दिया पुलिस ने। और उन्होंने ये बोला कि हमें ये मतलब क्लियर, जो फ्लाईओवर है इनको क्लियर करने का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, क्योंकि जो बहुत सारे इवेंट है जो G20 के, वो दिल्ली में होने वाले हैं, इसीलिए वो क्लीन कर रहे हैं सिटी को, ठीक है। The beggars, who included many workers like Munna employed by establishment in the vicinity, were being taken to a shelter far away। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या किया, जो आसपास, मतलब विसिनिटी का क्या मतलब होता है, मतलब आस पड़ोस में जो काम करते थे उनको कहाँ दूर लेके फेंक दिया पुलिस ने, मतलब दूर दूर जगह पे रख दिया, ठीक है। I work in this locality, so how will I will be able to earn anything if I removed so far away, मुन्ना कंप्लेंट। तो उसमें से जो एक एम्प्लॉयर था उसने बोला कि मैं तो इस लोकेलिटी में ही रहता हूँ और यहीं पे काम करता हूँ, अगर मुझे कहीं दूर भेज दिया जाएगा तो मैं अर्न कैसे करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो हेडिंग है हमारा, जॉब डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद मतलब जो जॉब की डिमांड है, और या फिर जो जॉब में इनफॉर्मेलिटी हो रही है। इनफॉर्मेलिटी मतलब जो मतलब ठेकेदारी का काम हो गया, मतलब जो आजकल कंट्रेक्चुअल बेस काम हो रहा है उसका बढ़ना, उसके ऊपर ये हेडिंग बेस है, ठीक है। आवर मॉडर्न क्राइसिस इज द पैथेटिक अटेम्प्ट टू कवर अप द डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ इंडिया शाइनिंग ग्रोथ। तो हमारा जो मॉरल क्राइसिस है ना, वो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैथेटिक अटेम्प्ट है, मतलब एक बेतुका, मतलब बेकार का अटेम्प्ट है
इसको कवर करने की कोशिश करना, जो हमारी डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट है ना उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा सबसे बड़ा मॉरल मतलब क्राइसिस है। मतलब एक तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारे देश में है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मतलब क्या है, पैथेटिक अटेम्प्ट है, मॉरल क्राइसिस है। जॉब क्रिएशन हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द डिमांड फॉर जॉब्स। और जो आपको पता ही है जॉब क्रिएशन है वो बहुत कम है इंडिया में, और जितनी डिमांड है जॉब्स की उस हिसाब से जॉब्स हैं नहीं इंडिया में। मोर एवर मोस्ट जॉब्स हार्डली पे इनफ एंड हैव नो सोशल सिक्योरिटी। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा और सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। वाइल स्टैटिस्टिकली डिबेट्स कंटिन्यू अबाउट द नंबर ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड टू pin the unemployment problem on either the present National Democratic Alliance or the preceding United Progressive Alliance government, it is widely acknowledged that the Indian economy is not generating enough good jobs। तो लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डिबेट होती है, मतलब जो नंबर्स पे डिबेट होती है ना, वो कंटिन्यू अबाउट द नंबर ऑफ जॉब वीकनेटी, वो मतलब अभी भी चल रही हैं, ठीक है। टू पिन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मतलब पिन का मतलब होता है किसी पे डालना। तो किस पे डाल रहे हैं वो, या तो फिर एनडीए जो अभी बीजेपी अभी की गवर्नमेंट है, या फिर किस पे डाल रहे हैं जो एनडीए की गवर्नमेंट, मतलब जो यूपीए की गवर्नमेंट है, मतलब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। मतलब एनडीए में आपको बता दूँ ये बहुत सारी पार्टीज से मतलब मिलके बना हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसको एनडीए बोलते हैं कंप्लीट। और यूपीए भी कुछ पार्टीज के मतलब मिलके बना हुआ है, उसको बोलते हैं यूपीए मतलब कांग्रेस। तो या तो फिर वो उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बर्डन है वो किस पे डालते हैं, एनडीए पे डालते हैं या फिर यूपीए पे डालते हैं। लेकिन इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज दैट द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट, लेकिन ये सबको पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इनफ जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है। वट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड थ्रू एज येट इज दैट paradigm of economic growth and globalization which Davos has been a megaphone for and which Indian governments have followed is a cause of the problem, ठीक है। तो लेकिन अभी तक हम लोग क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड थ्रू एज येट इज़ दैट पैराडिम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो मिसाल है, पैराडिम का मतलब होता है किसी चीज़ की मिसाल देना, ठीक है। और जो मतलब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, विच डेवास हैज़ बीन मेगाफोन फॉर, मतलब जिसमें हम लोगों ने मतलब डेवॉस मतलब जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब सम्मेलन हुआ, जिसमें मतलब हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन की बात की। एंड जो कि इंडिया विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फॉलोड, इंडिया किसकी तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, और किसकी तरफ जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही जा रहा है। ये सबसे इज ए कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो हम लोग तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वही सबसे बड़ा काज है, ठीक है। किसका, मतलब इनफ जॉब्स प्रोड्यूस नहीं होने का, ठीक है। कन्वेंशनल इकोनॉमिक सेज दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर must be improved by using more capital intensive methods and moving people out of agriculture and rural areas into cities and into manufacturing and modern services। जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स मतलब जो पुराने इकोनॉमिक्स है ना, कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने, वो क्या है, वो बोलते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है ना एग्रीकल्चर की उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करके, मतलब मशीन्स वगैरह का यूज़ करके। और जो लोग हैं ना उनको मूव करके एग्रीकल्चर से और रूरल एरिया से, गांव देहात से इनटू सिटीज़, ठीक है, इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उनको मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डाल दें जो लोग हैं, और जो एग्रीकल्चर है उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से इंप्रूव करें, ये इकोनॉमिक्स का कहना है। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो क्रश्ड बिकॉज द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉइंग fewer people per unit of the capital in order टू इम्प्रूव देयर ओन लेबर प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से भी कम हो रही है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या सेक्टर है ना वो क्या कर रहे हैं, कम लोग रख रहे हैं, ठीक है। मतलब पर यूनिट कैपिटल, मतलब जिनका कैपिटल का मतलब हो गया जितने उनके एसेट्स हैं या फिर जो उनकी बिल्डिंग्स हैं या फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो कम आदमियों को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, ठीक है। उसके बाद द इंडियन इकोनॉमीज प्रॉब्लम मैनी इकोनॉमी से इज़ द लार्ज साइज ऑफ इट्स इनफॉर्मल सेक्टर एंड द स्मॉल स्केल ऑफ इट्स इंटरप्राइजिंग। और बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स है, देखो यार आपको क्या हो रहा है, मतलब जो ये लिखा हुआ है इससे आपके क्या हो रहा है, थॉट्स डेवलप हो रहा है, एग्जाम में आप लिख पाओगे, ठीक है। ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए आपको इन सेशंस को देखना है। देखो जैसे अभी इंडियन इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमिक्स क्या प्रॉब्लम बोलते हैं कि मैनी इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना
इंडियन इकोनॉमी की, वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। एंड दी स्मॉल स्केल अवेंट, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। मतलब जैसे अभी कोई रोड पे कोई मतलब ठेला लगा के कुछ बेच रहा है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। या फिर कोई कपड़ा साइड पे बैठ के रोड में कपड़े का दुकान बोल रहा है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। Whereas around the world and in India too, innovations in business models are changing the form of large enterprising and creating more informal sectors. और पूरी दुनिया में अब क्या हो रहा है ना, जो लार्ज एंटरप्राइजेज है ना, वो भी किसकी तरफ जा रहे हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं रख रहे हैं, अपना पैसा बचाने के लिए वो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को लगा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज आल्सो बिकमिंग इनफॉर्मल विद आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड गिग वर्क। तो अभी क्या हो रहा है ना, जो हमारे मतलब मतलब जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है ना, वो भी अभी इनफॉर्मल बन रहा है। किसकी वजह से, विद आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है ऑब्टेन गुड्स और ए सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, मतलब किसी बाहर के बंदे से कुछ सप्लाई लेना, ठीक है। तो मतलब इनफॉर्मल बन रहा है। और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम ले रहे हैं, उसकी वजह से कम सैलरीज दे रहे हैं लोगों को। मतलब जहाँ पे लोगों को किसी को 50,000 सैलरी देना था परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, वहीं पे कंट्रैक्चुअल से वो सस्ते में काम करवा देंगे। एंड गिग वर्क का भी यही मतलब होता है, मतलब कंट्रैक्चुअल वर्कर कंट्रैक्चुअल जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से ये हो रहा है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और चेंजेस इनटू इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप एंड एंटरप्राइज फॉर्म्स कंसंट्रेटेड टू डिस्पोज यूनिट्स। तो जो पहले कंसेप्ट था ना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी है जैसे, वो क्या करती थी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात कर रहा हूँ, वो क्या करती थी, मतलब अपनी जो प्रोडक्ट है ना उनकी कॉस्ट को कम करती थी। कैसे, कोई चीज़ बल्क में प्रोड्यूस करके। देखो मैं आपको बताता हूँ अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या हो गया, मतलब ये कैसे अपनी कॉस्ट को कम करती थी कंपनीज, ठीक है। पहले की बात कर रहे हैं, आजकल ये किस में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप भी मैं बताऊंगा, पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आप समझ लो। सपोज करो पहले कोई कंपनी 2 साबुन बनाती है, ठीक है। तो जो वो रॉ मटेरियल लाएगी साबुन बनाने के लिए, सपोज़ करो वो दूसरी स्टेट से कोई रॉ मटेरियल ला रही है, तो जो गाड़ी है वो किराया तो 500 रुपये ही लेगी ना उससे, चाहे वो 2 मंगवाए या 100 मंगवाए, किराया तो टोटल 500 ही लगेगा ना। तो सपोज़ करो उसने 2 साबुन मंगवाए 500 रुपये में, ठीक है। तो उसकी कास्ट बढ़ेगी ना, क्योंकि किराया 500 दे के आया है वो 2 साबुनों का, तो उसको अगर कुछ प्रॉफिट कमाना है तो उसमें ही ऐड करना पड़ेगा ना। जो 2 साबुन है वो काफ़ी महंगे बिकेंगे, लेकिन सपोज़ करो वो 1000 साबुन मंगवाया, ठीक है। तो फिर भी उसको 500 ही किराया देना है, तो इससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट कम हो जाएगी। तो जो पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल थी, अब वो कैसे कहाँ चेंज हो रही है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में चेंज हो रही है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप भी मैं आपको समझाता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में भी क्या होता है, कॉस्ट कम होती है प्रोडक्ट की, लेकिन वो कैसे की जाती है, बाय प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके। जैसे वो पहले 2 साबुन मंगवा रहा था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में, फिर उसने 1000 मंगवाए, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, मतलब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो गई। लेकिन अब वो क्या करेगा, सिर्फ साबुन नहीं, पूरी बहुत सारी आइटम मंगवाएगा, लेकिन किराया तो 500 ही देगा ना, जितने भी आइटमें मंगवाएगा, तो उससे भी उसकी कास्ट कम होगी। तो अभी क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात होती थी, अब वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में चेंज हो रही है। और इंटरप्राइजेज जो काफ़ी कंसनट्रेटेड होती थी, वो भी डिस्पोज्ड हो रही हैं, मतलब डिस्पोज का होता है मतलब बंटना, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न इन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, तो कन्फ्यूज़न क्या है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ में, इंडियाज़ फॉर्मल सेक्टर कैन नॉट क्रिएट इनफ गुड जॉब्स। तो इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है, तो वो इनफ जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर आप समझ लो ना, इन जो रजिस्टर है गवर्नमेंट इंडिया के अंदर रजिस्टर है, जो टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। द फॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मस्ट बी चेंज। तो जो इंडिया इकोनॉमी की फॉर्म है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फर्दर कन्फ्यूजन इन इंडियन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इज एविडेंट विद द कंसर्न ऑफ इकोनॉमिस्ट अबाउट देयर बीइंग टू फ्यू वुमेन इन द वर्क फोर्स। तो जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं उनकी कन्फ्यूज़न हमको कहाँ से पता चलती है, इज़ एविडेंट विद द कंसर्न ऑफ इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो बहुत सारे हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारी जो मतलब पॉलिसीज़ हैं वो मतलब उस उनमें जो है मतलब वुमेन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम काम करती हैं, इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक है। तो मतलब जो हमारे इकोनॉमिस्ट है ना उनकी कन्फ्यूज़न का पता चलता है इससे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारी जो वुमेन है वो कम काम करती हैं, ठीक है, मतलब उनकी वो वर्क फोर्स कम है। इन दी ऑफिशियल नरेटिव टू फ्यू वुमेन इंडियन वुमेन वेंचर आउट ऑफ देयर होम्स टू अर्न मनी, मतलब उनका ये मानना है कि काफ़ी कम वुमेन है जो वो घर से बाहर जाती है काम करने के लिए।
विद मोर मूवमेंट इन दी वर्क फोर्स द इकनॉमी वुड ग्रो फास्टर सेज इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स का क्या मानना है कि अगर ज़्यादा जो औरतें हैं वो काम करेंगी तो जो इकनॉमी है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। दिस डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द इकनॉमी इग्नोर्स रियलिटी। तो मतलब ये जो डिस्टॉर्टेड व्यू है, डिस्टॉर्टेड मतलब कुछ रियल नहीं है इसमें, मतलब ये एकदम बेकार जो व्यू है इकनॉमिक्स का, तो ये क्या है, ये इग्नोर कर रहा है रियलिटी को जो एक्चुअल में रियलिटी है। मोर इंडियन वुमेन हैव बीन वर्किंग आउटसाइड देयर होम्स टू अर्न मनी देन एनी अदर कंट्री परहैप्स। लेकिन रियलिटी में क्या है, जितनी इंडिया में जो औरतें हैं वो घर से काम करने के लिए बाहर जाती हैं उतनी और किसी भी कंट्री में नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं बिफोर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। फॉर सेंचुरीज दे हैव वर्कड इन लार्ज नंबर ऑन फॉर्म्स एज केयर गिवर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स इन अदर होम्स, ठीक है। तो मतलब सदियों से वो लोगों के घर में काम कर रही है, डोमेस्टिक काम कर रही है, मतलब खेतों में काम, फार्म्स में काम कर रही हैं, और म्यूनसिपल स्वीपर्स एज ए काम कर रही हैं, एंड वीवर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब कुछ कलाकृतियाँ बना रही हैं। दे आर आल्सो एम्प्लॉयड एज टीचर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रही हैं, या फिर जो आशा है जो कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसमें काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन काम नहीं कर रही हैं, ये बस एक कन्फ्यूज़न है इकोनॉमिक्स के मन में। दीज असेंशियल सर्विसेज दैट वुमेन प्रोवाइड टू सोसाइटी इंक्लूडिंग मदरिंग एंड फैमिली केयर आर नॉट कंसिडर प्रोडक्टिव वर्क फॉर द इकोनॉमी। लेकिन जितनी भी ये सर्विसेज वुमेन प्रोवाइड कर रही हैं उनको प्रोडक्टिव वर्क माना ही नहीं जाता है। देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड दे आर पेड टू लिटर। उनकी काम की कोई वैल्यू नहीं है, उनको पे भी काफ़ी कम दिया जाता है। इंस्टेड दे आर बीइंग पुल्ड इनटू लिमिटेड जॉब्स फॉर द फॉर्मल इकोनॉमी ऑफर्स टू इंक्रीज जीडीपी। उनको क्या बोला जाता है कि आप फॉर्मल जॉब्स की तरफ जाओ, ठीक है, ताकि इकोनॉमी जो हमारी जीडीपी है वो ग्रो कर सके। पुशिंग मोर वुमेन इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी विल इम्प्रूव द फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन द फॉर्मल इकोनॉमी एंड मे ऐड जीडीपी टू। ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग वुमेन्स को फॉर्मल सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे तो उससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाए, या फिर जो हमारी वुमेन है वो क्या हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। हाउ एवर इट विल नॉट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम। लेकिन इससे हमारी बेसिक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, विच इज़ दैट द फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इंडियंस इकोनॉमी कैन नॉट जनरेट इनफ गुड जॉब्स। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, वुमेन तो जॉब्स की तरफ जाएंगी लेकिन जॉब्स होनी भी तो चाहिए, तो ये बेसिक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व होगी नहीं इससे। टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन 1.4 मिलियन पॉपुलेशन नाउ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी जॉब्स ही नहीं है, ये 1.4 मिलियन का पॉपुलेशन है तो जॉब्स हैं कहाँ। यंग मैन नीड्स जॉब्स टू अनलाइक वुमेन हु मे बी रिस्पेक्टिवली एंगेज्ड इन होम केयर। द मैन आइडल, ठीक है। आइडल का मतलब भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आइडल का मतलब होता है यूजलेस। तो जो मतलब वुमेन है, मतलब यंग मैन को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन है ना उनको फिर भी रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट किया जाता है अगर वो घर में काम कर रही है। लेकिन मैन को क्या समझा जाता है, यूजलेस, अगर वो घर पे काम कर रहा है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग्स एंड अंडर एम्प्लॉयड मेल्स, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग एंड अंडर एम्प्लॉयड मेल्स आर लीडिंग टू मोर क्राइम एंड वायलेंस। तो अगर हमारी जो अंडर एम्प्लॉय मतलब जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ेगा और सेक्सुअल असॉल्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया डाउन साइड ऑफ जीडीपी ग्रोथ। मतलब जीडीपी ग्रोथ है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे, मतलब कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी तो होंगे जीडीपी ग्रोथ के। ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज़ लाइक ए डिजीज, इट किल्स इकोनॉमीज नेचुरल एंड सोशल होस्ट। तो मतलब जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो एक डिजीज़ की तरह काम करती है, जी हमारे जो इकोनॉमिक के नेचुरल सोर्स हैं और जो सोशल होस्ट हैं उनको बर्बाद करती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू कमोडिटीज़ टू फीड द इकोनॉमिक मशीन। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मतलब अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनको ख़त्म कर किया जाता है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके। नेचर इज़ री इंजीनियर्ड फॉर मोर जीडीपी ग्रोथ। मतलब नेचर को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ को करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, एंड इवन मोर टूरिस्ट इन द हिमालयाज़। मतलब हिमालयाज़ में भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। नेचर इज़ रिएक्टिंग, डोंट पुश मी अराउंड सो मच, इट सेज और यू विल सफ़र, ठीक है। तो ये आप जो मतलब ये जो कोट लिखा हुआ है ना, इसको आप अपने पेपर 2 में असिस्टेंट कमांडेंट के या फिर आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा आएगा कि मतलब जो जीडीपी है, अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन आ गया कि जीडीपी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, उसमें आप लिख सकते हो नेचर इज़ रिएक्टिंग, डोंट पुश मी अराउंड सो मच, इट सेज और यू विल सफ़र। मतलब आप मेरे को ज़्यादा से मतलब पुश मत करो, खिलवाड़ मत करो, नहीं तो आप सफ़र करने के लिए तैयार हो जाओ। सोसाइटी इज़ रिएक्टिंग टू कैपिटलिज्म नीड्स टू री इन्वेंट इटसेल्फ। सोसाइटी भी रिएक्ट कर रही है इन चीज़ों पे, क्योंकि हिमालयाज़ पे रोड बन रहे हैं, हिमालयाज़ पे बिल्डिंग बन रही है, तो फॉरेस्ट बचेगा कहाँ, इन्वायरमेंट कहाँ बचेगा।
कैपिटलिज्म नीड्स टू बी री कैपिटलिज्म मतलब क्या हो गया, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हमको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। री इन्वेंट मतलब नए अंदाज से शुरू करने की जरूरत है। दी पैराडिम आपको मैंने पहले ही बता दिया, कोई मिसाल हो गई, ठीक है, ऑफ ग्रोथ ट्रीट्स ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर एज ए मीन्स टू इट्स गोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स एंड मोर जीडीपी। तो मतलब ये ग्रोथ की जो बात करते हैं ना, ये एक ऐसा मतलब ट्रीट्स ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर एज ए मीन्स, मतलब ये ह्यूमन सोसाइटी को कैसे ट्रीट करता है, सिर्फ वेल्थ प्रोड्यूस करने के लिए फॉर इन्वेस्टर्स एंड जीडीपी के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। ह्यूमन वर्क एंड इंटेलिजेंस और कमोडिटीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स इन कैपिटल इंटरप्राइजिंग। तो जो मतलब ह्यूमन का काम है, लोगों का काम है, और जो उनकी इंटेलिजेंस है ना, उनको सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्ट कमोडिटी यूज़ किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए। कैपिटलिस्ट हो गया पूंजीवादी, मतलब जो बिजनेस करते हैं। ए प्लेटफॉर्म सर्विस हायरिंग मोटरसाइकिल राइडर्स टू डिलीवर पैकेजेस ऑन टाइम केयर्स ओनली अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। अब देखो, जो कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जिसने क्या किया हुआ है, उसकी मोटरसाइकिल की अपनी दुकान है, तो वो मोटरसाइकिल राइडर को, मतलब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको हायर करता है अपनी कंपनी में, तो वो सिर्फ इस बात की परवाह करता है कि जो उसका मतलब मोटरसाइकिल है वो टाइम पे डिलीवर कर सके कस्टमर को, ठीक है। इट ओनली केयर्स अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, ठीक है। राइडर्स और एक्सटेंशंस ऑफ देयर मोटरसाइकिल्स पेड ओनली फॉर टाइम ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो मतलब राइडर्स को सिर्फ किस लिए रखा जाता है, ताकि वो टाइम पे डिलीवरी कर सके। देयर ह्यूमन नीड्स फॉर सेफ्टी हेल्थ एंड सफिशिएंट इनकम ओनली इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो अगर उनकी मतलब जो सेफ्टी है, उनकी हेल्थ है, इससे क्या होगा, जो बिजनेस की कास्ट है वो बढ़ेगी, अगर इन चीज़ों को भी कंपनी देखेगी। दिस आर नॉट कंसर्न्स ऑफ द प्लेटफॉर्म ओनर। तो जो प्लेटफॉर्म ओनर है वो इन बातों की बिल्कुल चिंता नहीं करता है, उसको सिर्फ कौन से मतलब है। दिस स्टेट मस्ट टेक केयर ऑफ देम। तो जो गवर्नमेंट है उसको इस बात की केयर रखनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज़ नॉट पर्पस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जीडीपी की ग्रोथ करना सिर्फ ये पर्पस नहीं है, ठीक है, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन का। इंडियाज लीडर्स मस्ट फाइंड ए पाथ टू रीच पूर्ण स्वराज। मतलब इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको पूर्ण स्वराज की तरफ जाना चाहिए, मतलब सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर ऑल इंडियंस। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो मतलब जो इकोनॉमिक मतलब पूर्ण स्वराज मतलब सबके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम होना चाहिए, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो सबके लिए उसको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। टू लर्न एंड अर्न विद डिग्निटी, ताकि वो सीख सके और कमा सके विद डिग्निटी, मतलब रिस्पेक्ट, एंड नॉट हार्म द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट सस्टेन लाइफ्स। और जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हार्म किए बिना। इंक्रीजिंग जीडीपी विद मोर इन्वेस्टमेंट्स इज ईजियर दैन चेंजिंग द शेप ऑफ द इकोनॉमी। तो मतलब जीडीपी को इंक्रीज़ करना ईजी है दैन चेंजिंग द शेप ऑफ द इकोनॉमी टू मेक मोर। इंक्रीजिंग जीडीपी विद मोर इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हम लोग जीडीपी अच्छी तरह से मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंस्टेड कि हम लोग जो शेप है इकोनॉमी की उसकी चेंज करें टू मोर इंक्लूसिव वाइल इंक्रीजिंग इट्स साइंस, ठीक है। तो ए न्यू पैराडिम ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड पॉलिसी इज़ रिक्वायर्ड। तो मतलब एक नया तरीका चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी का। सिर्फ ग्रोथ करके हम लोग काम नहीं कर सकते, इससे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द डेवलपमेंट है विच हैव बिकम असेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इन हिज मिलीनियम। तो मतलब जो डेवलपमेंट है, जो मतलब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए एक मतलब बढ़िया पॉलिसी की ज़रूरत है। इंडिया शुड लीड दी वे इन दी G20 एंड बियॉन्ड। तो जो इंडिया अभी G20 की मतलब अध्यक्षता कर रहा है, तो इंडिया को जो G20 है ना उसमें क्या करना चाहिए, इसी तरह से लीड करना चाहिए, इन सब बातों को देख के एंड बियॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक लाइन मैंने हिंदी में एक्सप्लेन की है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है हमारा, उसमें क्या क्राइसिस हैं उसकी बात की गई है, और जो जीडीपी के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनकी बात की गई है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या कन्फ्यूज़न चल रही है उसकी बात की गई है। उसके बाद फिर जो जॉब डिमांड है वो अभी पूरी नहीं हो रही है इंडिया के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब लोगों को कंट्रेक्चुअल बेस पे रखा जा रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उस चीज़ की बात की गई है, मतलब तो प्रॉब्लम्स की बात की गई है, और लास्ट में सोल्यूशन भी बताया हुआ है, ठीक है। तो बढ़िया है, आपको आंसर राइटिंग लिखने में ये हेल्प करेगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। जय हिंद।